करे, हमारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें ये हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर, जो विजुअल जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं, जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहां पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गईं। वो बड़ी थी, उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे, आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरबान से पकड़ के घसीट रहे हैं, यहां से कमर से जो
ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले, उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब बात नहीं बन रही थी तो जो छोटी बेटी है उसके सर पे पुलिस वाला पिस्तौल रखता है। छोटी बेटी के सर पे बंदूक रख के पुलिस कहती है कि जाता या नहीं जाता हमारे साथ। तो वहां वो आदमी हिम्मत हार जाता, रिक्शे वाला। वो कहता है चलो, उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठता है, अपनी बेटियों को तसल्ली देता है कि मैं आता हूं। और जब वो गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा रहा था, इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी आंखों के सामने से मंजर नहीं जा रहा था, उसकी बेटी के सर पे पिस्तौल रखा हुआ है एक ऐसे आदमी ने जिसे इससे पहले वो जानता भी नहीं था। और रियासत ने, ये पिस्तौल का मालिक भी वो रिक्शे वाला है, आ गए और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहां पे मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियां होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता उनके घरों से, ना खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया वहाँ पे, ना गोलियाँ चलाई गई। भी अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़िब होकर खड़े होते हैं। तो इन हालात का सामना करने के बावजूद इमरान खान साहब अपनी जगह से हिले तक नहीं है। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो बाकायदा जो है वो मगरबी जरीदों के अंदर छपी है, और वहाँ ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने अमेरिका को ये ऑफ़र कर दिया है कि वो आए और आके पसनी में एक बंदरगाह बना लें, अपना टर्मिनल कायम कर लें और वहाँ से मादनियात निकाल कर ले जाएं। देखें, ये यहाँ पे अगर अमेरिका को एक बंदरगाह या कोई टर्मिनल या कोई अपनी इंस्टॉलेशंस लगाने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा पाकिस्तानी यहाँ पे फड़क भी नहीं पाएंगे, ना पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका का ये तरीक़ाकार है। अमेरिका जहाँ पे भी जाता है वो अपनी एक टेरिटरी बनाता है, सुपर पावर है ना, तो उनके बड़े हसास गैजेट्स होते हैं, वो अपने कमांडोज को, अपने मरीन्स को साथ लेकर जाते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी की एक वॉल बनाते हैं, अपना पूरा सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बलूचिस्तान है और यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। जब वो आएंगे तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वहाँ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते आप उसके अंदर झांक भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये औकात ही नहीं है पाकिस्तान की, ये हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को चेक कर पाए या उन्हें कहे जी हम कुछ देखना चाहते हैं या हमें बताया जाए। तो समंदर का रास्ता अगर आपने उनको दे दिया बहिरा अरब में से, तो अपने बहरी बेड़े ला सकेंगे, ले जा सकेंगे, उनके कार्गोज आएंगे वापस जाएंगे, उनके शिप्स आएंगे वापस जाएंगे, वो क्या ला रहे हैं क्या ले जा रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस किस्म की एक्सेस क्या पाकिस्तान को ये वारा खाती है? अगर अमेरिकन को आपने मादनियात ही देनी है तो आप गवादर की बंदरगाह से भी दे सकते हैं, यानी चाहे वहाँ चाइना का कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होगी जो उनको पसनी में मिल जाएगी, वो पूरा कंट्रोल उनको एक एरिया का मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे सोर्स ने भी मुझे कहा कि आप मुल्क का नाम ना लीजिएगा, मुनासिब नहीं होगा। एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का एक ऑफ़र किया था, और जब उनके लोग आए तो उन्होंने जो रिफाइनरी के लिए जगह पसंद की वो ईरान की सरहद के बहुत करीब थी। अब उस मुल्क के ईरान के साथ कोई ताल्लुकात भी इतने मसाली नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था मुबैना तौर पे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे अगर ये आप यहाँ पे अपना वो बनाएंगे सिस्टम सारा, तो इस पर ईरान क्योंकि करीब है और ताल्लुकात का ये मामला है तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब ने उस मामले से माजरत कर ली थी। लेकिन अब अगर अमेरिका इतना करीब आ जाता है ईरान के और चाइना के, यानी चाइना जो है वो उनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं गवादर की बंदरगाह में, उससे 70 नॉटिकल माइल पे समंदर के रास्ते से अगर वहाँ अमेरिका आगे बैठ जाता है तो चाइना को तशवीश तो होगी, लाजमी होगी। और इसके बाद आगे जो है वो चाबहार है और या ईरान है, तो ये एक अड्डे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा सवाल है कि यानी यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ा उनको एरिया मिल जाता है अमेरिका को, तो वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जिस तरह मर्जी इसको तैयार करें। ये तो फिर उनकी सवाबदीद है कि वो इसमें क्या करेंगे। अब ये सवालात खड़े हो गए हैं, देखते हैं इनके जवाब क्या आते हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ पाकिस्तान में आजकल एक चल रही है। एमन वली खान साहब ने एक्चुअली आर्मी चीफ को एक सौदागर से तशबीह दी थी, एक दुकानदार से, कि वो ब्रीफ केस के अंदर मादनियात लेके अमरीकी सदर के पास पहुंच गए। तो वो कहते हैं ये मजाक है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें जेब भी नहीं देता कि आर्मी चीफ एक मुल्क का जो है वो अपना माल बेचता फिरे। इस किस्म की बातें जो है वो
एमल वली खान साहब ने की। अच्छा, उसके बाद एमल वली खान साहब के ऊपर नून लीग ने तनकीद की, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं कहा, यानी DGISPR नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला इसके ऊपर, और रद्देमल दे भी सकते थे। देखें, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई और इस्लामाबाद में भी हुई, उन सबका ये मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मकबूल है और दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हो सकती है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को एमल वली खान साहब पे कोई एतराज़ नहीं होता। वो जितनी मर्जी सख्त बात करें, आर्मी चीफ पर करें, DG ISI पर करें या फौज के खिलाफ करें, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जाता। वजह यह है कि सिस्टम ये जानता है कि एमल वली खान हमारे खिलाफ नहीं जाएगा और एमल वली खान को जब हम चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए कोई तरमीम करानी, कोई और काम करना, इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, जो भी काम हमने डालना होगा, एमल वली खान आएगा और हमारे लिए काम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी मकबूलियत कम हो गई है, तो इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए कि ठीक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाओ, हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो बोलो, आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा पब्लिक के अंदर, और हमें क्या इससे हमारा जा रहा है, कुछ भी नहीं, लोग भी कह रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं। तो ये एमल वली खान साहब के हवाले से वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ये राय है। देखिए, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होती और चले इतनी सख्त बात अगर सलमान अकरम राजा कर देता, या इतनी सख्त बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा कर देता, तो उसके साथ क्या होता आप सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इतनी सख्त बात कर देता तो अभी तक उसका घर तोड़ दिया जाता, छापे मारे जाते, उसकी फैमिली को अगवा कर लिया जाता, यहाँ पे जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ शुरू हो जाती, बंदे गायब कर दिए जाते, या उस बंदे पे बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो जाते। लेकिन एमल वली खान के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, जो उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फ्राहम की गई थी, क्योंकि इनकी जान खतरे में है। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा, ANP के बहुत सारे लोग शहीद हुए और ANP का दहशतगर्दों के साथ एक बड़ा पुराना पंगा चला आ रहा है, और इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के अंदर फौजी ऑपरेशंस की बहुत हमायत की है माजी में। आजकल नहीं कर रहे क्योंकि अवाम का ट्रेंड ऑपरेशंस की मुखालफत में है, तो ज़रा ऑपरेशन की मुखालफत में आ गए, लेकिन हमेशा ANP ने फौजी ऑपरेशनों की हमायत की है। उसकी वजह से बहुत सारे शिद्दत पसंद इनसे नाराज भी, इनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं। देखें ना, बिलोर फैमिली के साथ क्या नहीं हुआ, जो मियाँ इफ्तिखार साहब हैं उनके साथ उनके बेटे को शहीद कर दिया गया। बड़ा जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, बड़ी तकालीफ और बड़ी दहशतगर्दी बर्दाश्त की है ANP ने, लेकिन आफरीन है इस जमात के ऊपर कि ये डट के खड़े रहे। अब इस मामले में एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस लेना, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस लेना, ये बड़ा खतरनाक कदम है। अच्छा, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली, बल्कि पता चला कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने भी सिक्योरिटी वापस ले ली। लेकिन इस पर गंडापुर साहब ने एमल वली खान को रब्ता करके कहा, जी मैं नहीं हूँ इसमें, ये IG को इस्लामाबाद से ऑर्डर आया वजारत दाखिला से, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। यानी कितना बेबस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। अगर वज़ीर आला की सिक्योरिटी वापस ले ली जाए या वज़ीर आला के जो वज़रा है उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, तो क्या तब भी वो यही कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, IG जो होता है किसी सूबे का, वो उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है और वो उसके अहकामात मानता है और उससे मुशावरत के साथ चलता है। लेकिन यहाँ पे एमल वली खान, और अगर खुदा न खास्ता एमल वली खान के ऊपर अटैक होता है या इनकी फैमिली पे या कोई नुकसान होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये तो उठा के गंडापुर पे डाल देंगे। तो गंडापुर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको याद होगा कि दौरे हुकूमत था, गालिबन नून लीग का ही था, और हाँ, नून लीग का दौरे हुकूमत था, और शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया था। तो कराची में कैप्टन सफदर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे उछल उछल के वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। ये कूद के अंदर भी चले गए कब्र पे। अब उसके ऊपर जो है वो बड़ा रिएक्शन आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, और उस वक्त, और ये बुरा भी लग रहा था, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। कैप्टन साहब ना ओवर हो जाते हैं, उन्होंने जाके वो हरकतें की। बाद में जनाब पुलिस को मजबूर किया, पुलिस वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस तो मानती है बिलावल की और मुराद अली शाह की, सिंध में उनके कंट्रोल में थी। तो पुलिस ने इनकार कर दिया और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखा दिया। वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर वगैरह थे उन्होंने कार्रवाई डाली, IG को उठाया और जनाब जाके दरवाज़ा तोड़ के तो कैप्टन सफदर को उठा के ले गए। अब उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने नाको चने चबवा दिए और सारी रात उन्होंने बाजुआ को सोने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर ने जनाब रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, जनाब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये होती है कमांड, ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है पॉलिटिकल लोगों की ग्रिप, कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया और उन्होंने अपनी पुलिस को कंट्रोल करके दिखाया। गंडापुर ये नहीं कर सकते।
गंडापुर के हालात बहुत कमज़ोरी वाले हैं, और वैसे भी गंडापुर कमज़ोर आदमी है या किसी वजह से ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन लगातार वो ये चीज़ें फेस करें। अब नून लीग पीपल्स